ऐसा नहीं होता यार। चलिए आज के जो टॉपिक हम लोग शुरू करते हुए ना, एक वार्म वेलकम के साथ आप सभी को। देखिए, स्पेशली हम पढ़ेंगे आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग प्लांट का ग्रोथ पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ग्रोथ है क्या, एक्चुअल में डेवलपमेंट है क्या, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। जैसे देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या था, लोकोमोशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट प्लस मूवमेंट था, है ना। सिर्फ मूवमेंट क्या था कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, एक ही जगह पर मूवमेंट जो हो रहा था, एक ही जगह पर जो हरकत हो रही थी, उसे हम मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक वैसे यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब भी हम कभी बात करते हैं, आते रहिए आप लोग, फिर शुरू करते हैं, सभी लोग आ जाएंगे। ममता कहाँ रहेगी? देखिए एक बात, आप लोग थोड़ा डिफाइन करिए कि एक्चुअल में ग्रोथ है क्या। आम सिंपल सी भाषा में जो है डिफाइन करिए कि ग्रोथ क्या है। So increasing dry weight, size, mass, volume. ये तो बड़े बहुत उच्च स्तर पे आपने बता दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि छोटा सा मासूम सा बच्चा अगर आपसे सवाल पूछता है कि दीदी ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, तो हाउ कैन यू डिफाइन? किसी भी चीज का बढ़ना और जो चीज इरिवर्सिबल। सिद्धांत दीदी कह रहे हैं कि किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज का इरिवर्सिबल होना ग्रोथ है। और सिंपल तरीके भाई, So growth में मेटाबॉलिज्म एक सक्सेसफुल एंड प्रोडक्ट देती है। जैसा जवाब आ रहा है कि ग्रोथ एक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्रोथ होती है कोई भी चीज। ठीक है शुक्ला जी, आप क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ऑफ सेल, दैट इज अ ग्रोथ। एक सेल है, इसको इतना बड़ा कर दिए, ये ग्रोथ हो गई। नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। सब छोड़ो, एनिमल के केस में बात करो, किसी भी सेल की बात करो। एक सेल है, सेल से दो सेल हुआ, दो से तीन, दो से चार, चार से पाँच, छः, सात, आठ, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जो पढ़ा शुरू से आखिर तक अभी तक कि भाई हमारा सेल है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन, और कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा बनता है। एक इसका जो है रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट है हमारे ग्रोथ का, ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट है हमारे डेवलपमेंट का। अभी आपने जो है एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें आपने देखा कि सिंगल सेल जो था, स्पर्म सिंगल सेल जो हुआ, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल क्या बना ली, तो जाइगोट बना ली। जाइगोट में इनिशियल में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे थे, उसका जो है साइज जो है इंक्रीज नहीं कर रहा था। कब तक नहीं इंक्रीज कर रहा था? मॉड्यूलर स्टेज तक, बिफोर द इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट भी अगर बन गया है तो जब तक उसका इम्प्लांटेशन करीब नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं हो रहा था। तो सेल्स का इंक्रीज करना, ठीक है, सेलुलर लेवल पर कहलाता है। जो आपको दिखाई पड़ता है आपकी आंखों से, नेकेड आई से, कि भाई हाँ ये ग्रोथ है। एक साल पहले बच्चा छोटा सा था, अरे 5 साल बाद देखने ये तो दौड़ रहा है, भाग रहा है,
काम सुन रहा है, काम कर रहा है, तो अब इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा। लेकिन जब भी कभी हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो बेटा इरिवर्सिबल होती है, अनलिमिटेड होती है, इनडिटर्मिनेट। 3 शब्दों पर ध्यान देना। ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड है, इरिवर्सिबल है, और कैसी है? इंडिटरमिनेट। ठीक है, अब ये प्लांट है, हम पेरिनियल प्लांट की बात कर रहे हैं। ये इसका रूट है और इसका क्या है बेटा? ये शूट। ये क्या है? इसका शूट है इससे। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? हाँ, ये कंटिन्यूअस यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। इसकी ब्रांचेस का डेवलपमेंट होना, इसके फर्दर ब्रांचेस का डेवलपमेंट होना, इसका अपर टॉप का डेवलपमेंट होना, फिर सीड्स का बनना। ठीक है, सीड्स का वापस से जो है फॉल आउट हो जाना, फिर उसी सीड से फिर नया पौधा बनना, फिर पौधे को बड़ा होने पर फिर उसका सेनेसेंस में आना, सेनेसेंस में आने के बाद फिर उसको क्या हो जाना? खत्म हो जाना, डाई। तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये ग्रोथ का प्रोसेस है। ड्राई वेट जो कहते हैं, ड्राई वेट में अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट क्या होता है? कम होता है। और अगर हम जो है फ्रेश वेट की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट में ज्यादा होता है। तो ड्राई वेट का कम होना और जो है फ्रेश वेट का बढ़ना, या टाइम पर जो है ड्राई वेट का बढ़ना या फ्रेश वेट का कम होना, ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में आते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 अलग अलग ग्राफ कर्व हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है वो भी बताएंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। बट इसमें इतना सब आप समझिए कि यहाँ पर आपका ये जो प्लांट का ग्रोथ है वो आपका इरिवर्सिबल है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है बेटा? ये परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एंटायर प्लांट टिश्यू और ऑर्गन और सेल, ये परमानेंट ग्रोथ होता है। आप देखते हैं, आपने सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ी तो आपने उसमें देखा कि किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए क्या होता है बेटा? उसमें सेल डिवीजन चलता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन चलता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलता है। ठीक है, इसीलिए अब इसी चैप्टर में आपको कुछ हार्मोन्स के भी नाम हम आपको बताएंगे कि आउटिन क्या है, जिबरेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है। ठीक है, ये अलग अलग हार्मोन से क्या क्या फंक्शन होता है, और ये बेसिकली ये हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं, तो पता ही चलेगा कि हमारा ऑक्सिन जो है ये हमारे सेल डिवीजन पे काम करता है, हमारा साइटोकाइनिन सेल डिवीजन पर काम करता है, जिबरेलिक एसिड भी सेल डिवीजन पर काम करता है लेकिन सोमेटिक सेल पे काम करता है, जर्मिनल सेल पर काम नहीं करता। इसलिए आपने देखा तो जिबरेलिक एसिड की वजह से अगर डॉर्फ प्लांट की हाइट अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, उसका जेनेटिक के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्प्राउटिंग चने आपने खाए होंगे, स्प्राउटिंग आपने पल्सेस दूसरी खाई होगी। ठीक है, उसको क्या करते हैं? आप पानी में भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसको पानी से निकाल करके 1 दिन 2 दिन रखते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं क्या होता है? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और वो जर्मिनेशन का पहला स्टेप कौन सा होता है? नीट ने क्या पूछा आपसे कि जर्मिनेशन का पहला स्टेप क्या होता है? आपने कहा कि सर इम्बाइबेशन होता है, इम्बाइब हो जाता है, इम्बाइबेशन होता है तो उसकी जो टेस्ट जो उसका जो ऑस्लेटर होता है वो ब्रेक कर जाता है, उसके अंदर से क्या होता है? सीडलिंग्स निकलना शुरू हो जाते हैं। याद है, पढ़ा था ना आपने? ये तो बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि आप इसको देख करके समझ सकते हैं। आप घर पर जाइए, आज जो है 2-4 चने लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, फिर उसके बाद जो है उसको बाहर निकाल करके देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोपोनिक्स होता है। ये आपका हाइड्रोपोनिक्स होता है, जो आप चने वगैरह पानी में भिगा देते हो और उस पानी के अंदर से जब चने निकाल लेते हो तो कुछ दिनों में वो क्या होता है? चना फूल जाता है, उसके अंदर अंकुरन शुरू हो जाता है। तो ये तरीके से हाइड्रोपोनिक्स हुआ, हालांकि बिजनेस पर्पज से नहीं है, वो खाने के पर्पज से है। तो जब आप देखिए, जब कोई भी सीड जब जर्मिनेशन करना शुरू करता है तो उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसके अंदर से लीव्स वगैरह निकलना शुरू हुआ, तब वो फोटोसिंथेसिस तेजी से करना शुरू करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा तो उसके अंदर अब मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब ये बात आप अच्छे से जानिए कि जब भी कोई भी प्लांट आपका ग्रोथ करता है तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा होगा उसका बहुत तेजी से जो है यूटिलाइजेशन होगा, और तेजी से यूटिलाइजेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए?
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो आपको 38 एटीपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम सेलुलर रेस्पिरेशन में स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि प्लांट है तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आप पूरे चैप्टर जितना पढ़े हैं, जितना आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है, उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। भाई ग्रोथ हो रही तो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वाटर की रिक्वायरमेंट, वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, आप जानते हैं जाइलम के थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तभी ट्रांसपोर्टेशन पुल की वजह से जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसके बाद आपने देखा कि इसमें फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, स्पेशली ग्लूकोज जो बना है सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और स्टार्च के फॉर्म में जाकर के वो स्टोर हो जाए। ठीक, आपने ये भी देखा कि अगर प्रॉपर हमें ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है, सारी चीजें आपने पढ़ी, जितने भी मिनरल्स थे आपने सारे मिनरल्स पढ़े, माइक्रो एलिमेंट्स पढ़े, माइक्रो एलिमेंट्स आपने पढ़ा। तो आपने जितना कुछ Yes. पढ़ा है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी में इतनी बातें लिखी हुई है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बट उसका रिलेशन आप अपने प्रीवियस चैप्टर से किस तरीके से बनाते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अब आपको बता देता हूँ, आप उसको लिख सकते हो कि हमारा ये जो ग्रोथ है बच्चे, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इसमें इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो कैसी है, पहली इरिवर्सिबल है, ग्रोथ हमारी है आपकी इरिवर्सिबल, ग्रोथ प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। मतलब आप ये समझिए कि एक छोटा सा सीड है, ये सीड है, सीड आगे चल करके जर्मिनेट हुआ, आगे चल करके क्या हुआ बेटा, ये जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद जब इसके अंदर ये वाली कंडीशन आ गई, इससे ये वाली कंडीशन जब बन गई, तो अब वापस से जो है अगर सोचो कि यहाँ से स्टेम वापस से जो है इसमें आपके सीड में कन्वर्ट हो जाए, सीड के अंदर चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, जैसे हमारी भी जो ग्रोथ है क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? Irreversible. ये रिवर्सिबल है। ठीक है, आप देखते हो कि ग्रोथ सेलुलर लेवल पर भी आप देखते हो एनिमल के केस में कि डेली मिलियंस ऑफ मिलियंस हार्ट का फॉर्मेशन डेली होता है। आप देखते हो कि डेली बेसिस पर आपकी बॉडी से स्किन जो है स्लग्ड ऑफ होती है, आपको पता नहीं चलता है। करीब करीब 1/8 ग्राम स्किन जो है डेली हमारी जो है स्लग्ड ऑफ होती है। क्यों? क्योंकि स्किन का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम का बना होता है। ठीक है, वो स्लग्ड ऑफ हो जाती है, दूसरी स्किन नीचे से निकलना शुरू होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, नॉट स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम, स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह का बना होता है। तो क्या होता है कि भाई डेली हमारी, अब देखते हो हमारे हेयर टूटते हैं डेली, आपको पता नहीं चलता, जिसको पता चलता है वो डेंजर हो जाता है, कहता है भाई हेयर फॉल हो रहा है ना। तो जितने बाल आपके टूटते हैं उससे उससे कहीं ज्यादा बाल निकलते नहीं है, लेकिन जब यही रेशो गड़बड़ा जाता है, टूटना ज्यादा होगा और निकलना कम होगा, तब पता चलेगा कि हाँ भाई अब हमारे हेयर फॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ का पैटर्न है, हमारा ग्रोथ का पैटर्न प्योरली आपका इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट इंक्रीजिंग, परमानेंट इंक्रीज इन साइज, परमानेंट इंक्रीज इन साइज, परमानेंटली इंक्रीज होगा साइज का, इसका साइज ऑफ एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट का, पूरे प्लांट का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब सब प्लांट के जो है हाइट अलग होती है, सब प्लांट का जो है अपना नेचर होता है कि कौन किस हाइट तक जाएगा, सबका अपना नेचर होता है। ठीक, तो परमानेंट इंक्रीज साइज ऑफ एंटायर प्लांट, कंप्लीट एंटायर प्लांट के अंदर जो साइज का इंक्रीमेंट होगा वो, ठीक है, दैट इज सेल, ऑर्गन, ठीक है, टिश्यू, एक्सेट्रा।
ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इसमें कि ये जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ जिसकी वजह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बिना मेटाबॉलिज्म, देखिए बात सब आप जानते हैं, पर सारी बातों की जगह इकट्ठा करके रखना है। ग्रोथ किसकी जगह तो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये ग्रोथ आपका हो रहा है मेटाबॉलिज्म की वजह से। अब ये मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं दोनों ही होते हैं, आपका एनाबॉलिक होगा और आपका कैटाबॉलिक होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। हम बताए थे आपको कि एनाबॉलिक प्रोसेस में आपका फोटोसिंथेसिस होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। इस फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा और हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगी पर ग्लूकोज। और इसमें क्या इस्तेमाल होगा बेटा? ऑक्सीजन का इस्तेमाल। तो देखिए दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा? डिपेंडेंट है। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे अलग अलग, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि किसी की भी ग्रोथ अगर चाहिए होती है, अगर किसी की भी ग्रोथ चाहिए होती है तो उसके साथ उसको ग्रोथ करवाने के लिए अलग अलग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे यहाँ पर बैठे हुए हो, आपको नीट में सीट चाहिए और नीट में सीट पाने का मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ, इट इज अ टाइप ऑफ सक्सेस। तो आपके इस सक्सेस में आपके पेरेंट्स का हाथ है, हम सब टीचर्स का जो है रोल प्ले है, खुद आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है। ये सब मिल करके जब आप नीट में सेलेक्ट होकर के बड़े डॉक्टर बनोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पीछे कौन कौन था। तो सबसे पहला नाम आप लोगे हमारे मम्मी पापा। दूसरा क्या नाम लोगे? हमारे पेरेंट्स। तीसरा क्या बोलोगे? नहीं, तीसरा बोलोगे कि भाई हमारा इन्वायरमेंट ऐसा था जो हमारे लिए सूदिंग था, हमारे लिए पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पानी नहीं मिलता तो पढ़ पाते, खाना ना मिल रहा तो पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो छोटी चीज भी जो होती है वो ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या कभी आपने सोचा है कि घुड़सवारी देखी है? घुड़सवारी नहीं, हाँ घुड़सवारी देखी है ना। घोड़े को साला पता ही नहीं रहता है कि उसका जो है घुड़सवार हमको मार क्यों रहा है। घोड़े में बैठा है, चला जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाने के बाद धन 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 मारना शुरू, मैं चाबी चढ़ा चल और तेज, अच्छा और तेज। घोड़े को नहीं पता है कि मारा क्यों जा रहा है, लेकिन वो मार खा कर भागता है। एक्चुअल में जो बैठा हुआ उसके पीठ पर घुड़सवार है, जो जॉकी है, वो चाहता है घोड़ा मेरा जीते, घोड़ा मेरा जीते, ठीक है। तो अगर हम आपको भगाना चाह रहे हैं, हम आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, ठीक है, गाइड कर रहे हैं, इसका यही मतलब है, सिर्फ यही वजह है कि वी वांट सिलेक्शन। हम चाहते हैं सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन। जब बच्चे के अंदर ये बात आ रही है यार वो डांटते बहुत से, मारते बहुत, तेलता है वैसा है, ये चलो हटाओ, छोड़ जाना, ऑनलाइन सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन सारा कंटेंट। आप अगर एमबीबीएस भी करना चाहते हैं तो उसके भी टॉपिक चैप्टर वहाँ पर मौजूद है, वहीं से आप उसमें उससे क्या होगा, तो कुछ हासिल होगा। तो जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, चाहे ऊपर वाले की तरफ से, चाहे हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, उस प्रेशर का एक ही जो है नतीजा है कि आपका सिलेक्शन होना, अदरवाइज। दूसरा मैंने बताया कि ग्रोथ जो होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, सब लिखते हुए चलिएगा। और ये ग्रोथ जो होती है बेटा लाइफ टाइम चलती है प्लांट्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ग्रोथ रुक गई है, नहीं। हमारी ग्रोथ तो रुक जाती है, मतलब जो इंक्रीज इन मास होता है या इंक्रीज इन हाइट जो होता है,
हमारी ग्रोथ 18 से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो ग्रोथ हमारी रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारी ग्रोथ अभी क्या है, रुकी हुई है। हमारी ग्रोथ क्यों रुक जाती है आगे चल करके? क्योंकि हमारी जो एपिफिजियल प्लेट है, यूज हो जाता और 18 का क्वेश्चन था ये कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर काम करता है, तो आपका जवाब था एपिफिजियल प्लेट या एपिफाइजियल प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन। तो उस वक्त क्या हो जाती है बेटा, फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इस बोन की एंडिंग पर एपिफिजियल प्लेट के ऊपर हमारा ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता है, बल्कि अब इसकी चौड़ाई में काम करता है। ग्रोथ हार्मोन का फिर दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन में रोल प्ले होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर तो कोई एपिफिजियल प्लेट तो दिख नहीं रही है, प्लांट्स के अंदर कोई बोन नहीं दिख रहा है। तो प्लांट ग्रो करता है अपने टर्मिनल पार्ट पर मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन होने के बाद अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है। अभी हम आज ही बताएंगे आपको कि सेल का डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन क्या है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज, एक सेल है जिसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल। जब ये डिफरेंशिएशन हुआ, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है कि जैसे यहाँ पर 50 लोगों की भीड़ है, ध्यान से समझिएगा, 50 लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में से मैंने 10 को कह दिया कि भाई तुम्हारा ये काम, 10 को ये कह दिया तुम्हारा ये काम है, बाकी के जो 30 बचे उनको भी उनका अलग अलग काम हमने सौंप दिया कि भाई तुम्हारा ये काम। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन में उसको हमने उनका काम बता दिया कि भाई तुम्हारा ये काम। डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफ्रेंशिएट होने के बाद फिर उस अपने काम के लिए क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। जब मैच्योर हो रहा है तो प्रोसेस मैच्योरेशन कह रहे हैं, फिर वो अपना काम स्पेसिफिकली कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखिए कि कोई चीज वापस से जो है वापस से ग्रोथ करवानी है किसी से, तो उनमें से कोई एक सेल वापस से अपने डिवाइडिंग सेल में अगर कन्वर्ट होता है तो ये क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद वही सेल फिर अपने किसी स्पेसिफिक फंक्शन में जा रही है, तो आपका री डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसे सेल ए है, सेल ए से सेल बी में डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है, टाइम बनने पर यही बी आपका वापस से ए के नेचर में कन्वर्ट हुआ, और फिर ए आपका फिर से डिफरेंशिएट हुआ किसी दूसरे टाइप के सेल्स में अपने आप को फंक्शनलिटी या अपना फंक्शन जो है फिर से रिज्यूम करने के लिए। तो ए से बी में जो गया ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ, बी से ए में आया आपका ये डी डिफरेंशिएशन हुआ, और फिर ए से किसी स्पेसिफिक फंक्शन में गया वापस से स्पेशलाइज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, री डिफरेंशिएशन। ऐसा समझिए, ठीक है। दूसरा है, हमने कहा कि यहाँ पर ये जो ग्रोथ हो रही है बेटा, ये ग्रोथ है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ? इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ जो हो रही है वो थ्रू आउट लाइफ चल रही है, जो ग्रोथ हो रही है वो थ्रू आउट लाइफ चल रही है, ये थ्रू आउट लाइफ चल रही है, ये रुक नहीं रही है कभी। आप देखते हैं अभी बकरी का मौसम चल रहा है, सारी पत्तियां झड़ गई हैं, है ना, लीफ फॉल कर गई है, सारी की सारी लीफ गिर गई है, लेकिन वापस से क्या होगा, ये लीफ निकलेगी, फिर से नई बाहर आएगी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डालोगे गिरती हुई पत्तियों के साथ, मतलब खिली हुई पत्तियों के साथ, ठीक है, और लिखोगे फीलिंग ऑसम, फ्रेश एयर, ऐसा लग रहा है नया एरा शुरू हो रहा है। तमाम तरीके की बातें, अगर नहीं समझ में आएगा गूगल से चेक लोगे, कॉपी पेस्ट मारोगे डाल दोगे, ठीक, सबका अपना अपना दौर है। तो ये थ्रू आउट लाइफ चल रहा है, आपके अंदर भी ग्रोथ होता है थ्रू आउट लाइफ, इंटेंडली तो हो रहा है, सेलुलर लेवल पर तो चलता रहता है, चलता रहता है। रिपेरेशन और रिजेनरेशन जो है उसमें क्या है, टाइप की ग्रोथ है भाई, एक Yes. सेल से दूसरा सेल का बनना, कंटिन्यूअस आरबीसी, मिलियंस ऑफ मिलियंस आरबीसी रोज बन रही है, हमने बताया इसमें लॉकड ऑफ हो रही है, ठीक है। जर्मिनल सेल्स में आप देखते हो कि मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी लाइफ चलता है,
सेलुलर लेवल पर ये काम होता है, ठीक है। अब दूसरी देखिए, हमने कहा ये जब ओपन ग्रोथ है तो ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये चलता रहता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसके ग्रोथ को क्या मेजर कर सकते हैं। यस भाई, आम सी भाषा है कि एक छोटा सा प्लांट है, इसकी हाइट मान लीजिए कुछ है, आज 5 साल के बाद हम देख रहे थे प्लांट की हाइट कुछ हो गई। हाइट है तो हम बता सकते हैं कि हाइट से कुछ ग्रोथ, बट इसकी मतलब ये मेजरमेंट है जो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट। और प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलाएंगे तो हमारा वो होता है, हाँ आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला लेंगे तो आपका पूरा पूरा प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज मेजरेबल, इट इज measurable, it is measurable। measurable में that is increase in protoplasmic content, comma increase in protoplasmic content, increase in fresh weight, increase in protoplasmic content, increase in fresh weight, increase in dry weight, increase in number of cells, increase in length and size। ये सब हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। दो कंडीशंस होती है, मैंने बताया है कि अगर सेल की साइज इंक्रीज नहीं कर रही है लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। एनिमल के टर्म में हम कहते हैं नंबर ऑफ सेल क्या है, बढ़ रहा है लेकिन साइज नहीं बढ़ रही। जैसे जाइगोट से हम मॉर्बुलम में आए, साइज सेम थी, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा था, दैट इज हाइपरप्लेजिया। लेकिन जब भी नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ उसकी साइज भी जब इंक्रीज करने लगे, जब साइज इंक्रीज करने लगे तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। सर सुनाई नहीं दिया। हाँ सर आपने क्या बोला सर, हाइपर? मैंने कहा हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी एक और पॉइंट लिखिएगा बेटा कि दिस ग्रोथ, जहां पर आपने लिखा है ये मेजरेबल है, इसके आगे लिखिएगा और करके, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना, growth is a quantitative phenomena and can be measured in relation to time। quantitative phenomena and can be measured in relation to time, in relation to time। ग्रोथ का मेजरमेंट किस उपकरण से करते हैं भाई, जवाब देगा, 2 मिनट का वक्त है, बता दीजिए। ग्रोथ हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है। ऑक्सानोमीटर। देखो जवाब आ गया। गूगल बाबा हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं। ऑक्सेनोमीटर याद है सर, लेकिन भूल गए यार, है ना, ऑक्सेनोमीटर।
2 पॉइंट लिखिएगा। जनरली ऐसे जनरली ग्रोथ इन्वॉल्व ये 2 पॉइंट्स, पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। सिंथेसिस ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, क्या लिखिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, synthesis of protoplasm. What is the meaning of protoplasm? That is the cytoplasm nucleus. Cytoplasm plus nucleus. इनका ग्रोथ हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा होता है सिंथेसिस ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। सिंथेसिस ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। तो ये जो आपका एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें जैसे आ गया कि दैट इज, ये जनरलाइज ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? जनरली लिखा है। जनरली का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की केस की बात यहाँ पर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैट्रिक्स ऑफ बोन मैरो और फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक्सेट्रा। और ईच एंड एवरी डे आप ये देख ही रहे हो, मैंने जो बताया आपको शुरू में कि डेली मिलियंस आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है? एपिथेलियम की बनी हुई है। वो रिमूव होती है, नया एपिथेलियम आता है, ठीक है। स्किन जो है फ्लड ऑफ होती है, वापस हमारी स्किन बन जाती है। ग्रोथ के तीन जो है स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो तीनों स्ट्रेटेजी ग्रोथ क्या है के आगे आपकी? क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटा, ग्रोथ के आगे क्या लिखा हुआ है? इधर कहाँ पे? सर जनरली के नीचे ग्रोथ लिखा है, इसके आगे इन्वॉल्व ग्रोथ के 3 फेजेस, 3 प्रोसेसेस होते हैं, या फिर कह सकते हैं इसके 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं। देयर आर 3 स्ट्रेटेजीज, 3 स्ट्रेटेजी होती हैं। जैसे एक तो होता है आपका सेल प्रोलिफरेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बताइए क्या होता है? सेल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? सेल का साइज और नंबर दोनों। जैसे प्रोलिफरेशन फेज में आपने देखा था ना, एंडोमेट्रियम की वॉल प्लग्ड ऑफ हो गई है, तो 5वें दिन के बाद से 6-7वें दिन तक सेल हमारा प्रोलिफरेशन के फेज पर आया एंडोमेट्रियम। वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रही थी और उनमें सेल्स की क्या हो रही है? साइज भी बढ़ रही थी, ठीक है। दैट इज द प्रोलिफरेशन। तो इसमें क्या होता है? पहली स्ट्रेटेजी हम देखते हैं वो क्या है आपका? सेल का प्रोलिफरेशन। दूसरा होता है सेल का इलॉन्गेशन, सेल का बढ़ना। और ये जो सेल का बढ़ना होता है विदाउट डिवीजन होता है। सेल का इलॉन्गेशन होगा, कैसे होगा बेटा? विदाउट डिवीजन। इलॉन्गेशन के लिए एनलार्जमेंट कह लीजिए, सेल का इनलार्जमेंट होगा विदाउट डिवीजन। सेल का इनलार्जमेंट विदाउट डिवीजन। तीसरी स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? तीसरी स्ट्रेटेजी होती है कि सिक्रीशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। तीसरा क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ large amount of extracellular material. Secretion of large amount of extracellular material. ये 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि यहाँ पर ग्रोथ में मेटामॉर्फोसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा, या मॉर्फोजेनेसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस? बहुत छोटा सा डिफरेंस है।
मॉर्फोजेनेसिस और आपके डिफरेंशिएशन, एनीबॉडी कैन टेल मी what is the little difference between the differentiation and the morpho या morphogenesis? देखो अब टेक्निकलिटी पे आ गए हैं, आम बातें नहीं एकदम टेक्निकल बात। डिफरेंशिएशन क्या है और मॉर्फोजेनेसिस क्या है? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहां पर मॉर्फोजेनेसिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। हम तो ये पहले बता दिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो सेल्स होती है डिवाइड करने के बाद किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो जाती है, तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, जो डिफरेंशिएटेड सेल है उससे ऑर्गेनिज्म का शेप बनना, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनना, दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बनना, है ना। तो अगर बॉडी की शेप बन रही है तब भी मॉर्फोजेनेसिस, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। लेकिन वो जो शेप बनाने वाली जो सेल डिफरेंशिएट होकर के आई है अपने कहां से, ओरिजिन से, दैट प्रोसेस विल कॉल द डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस। ये बात। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या हम कह सकते हैं? मॉर्फोजेनेसिस से हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज द मॉर्फोजेनेसिस। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में हम ये बोलेंगे कि चेंज इन सेल्स टू टिश्यू टू ऑर्गन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन। जैसे आपने देखा था जो हमारी जर्मिनल सेल थी, हमारी स्टेम सेल्स थी, वो अलग अलग टाइप की सेल्स में क्या हो गई थी बेटा? डिफरेंशिएट हो गई। जैसे दूसरी चीज आप उसको आसानी से समझिए कि आपका लिम्फोसाइट था, बोन मैरो में बन रहा था वो हमारा लिम्फोसाइट, बोन मैरो के अंदर ही वो लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हुआ बी लिम्फोसाइट में, और वही लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में आकर के डिफरेंशिएट हुआ इसमें लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट हुआ। सबका फंक्शन क्या हो गया? अलग हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। याद आ गई बात? ऐसे ही हमने कहा डिफरेंशिएशन। तो अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेवलपमेंट, तो आप बोलोगे कि सर डेवलपमेंट वो है कि जब हमारी सेल्स क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, और उस सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन होने के बाद उसके अंदर मॉर्फोजेनेसिस हो रही है। क्या हो रही है? मॉर्फोजेनेसिस हो रही है। अब मॉर्फोजेनेसिस के बाद एक टर्म आप यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, दैट टर्म इज अ मेटामॉर्फोसिस, दैट टर्म इज अ मेटामॉर्फोसिस। जैसे एक जुवेनाइल फेज है और एक एडल्ट फेज है। जुवेनाइल और एडल्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, और थोड़ा सा बॉडी के फीचर्स और उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। मॉर्फोजेनेसिस प्लस मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद बुढ़ापा, सेनेशन, डेथ, 4 आदमी के साथ, या उस लकड़ी को चूल्हे में डाल दिया जाएगा, या उसी लकड़ी को उसी आदमी के लिए यूज किया जाएगा जो आदमी 4 आदमी के कंधे पर लग करके आ रहा है। नहीं, नहीं किया जाएगा। जला देंगे ना भाई, लाश को जला देंगे। किससे जलाएंगे? उसी लकड़ी से जलाएंगे जो लकड़ी सूख गई है, खराब हो गई है, डेड हो गई। तो दो मरे हुए जो है सब्सटेंस सब चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते बेटा? खास बन जाते, राख बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो होता है वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इंडिविजुअल तौर पर हम काम कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे, सबकी ग्रोथ होगी, तो क्यूमुलेटिव तौर पर क्या दिखेगा? डेवलपमेंट दिखेगा। तो ग्रोथ ये हो गया इसमें बेटा, ग्रोथ प्लस इसमें क्या हो गया? डिफरेंशिएशन, प्लस इसमें क्या हो गया? मॉर्फोजेनेसिस,
मॉर्फोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है बेटा सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब ही होता है क्या, एजिंग मतलब बुढ़ापा, एंड एजिंग लीड्स टू डेथ, एजिंग लीड्स टू डेथ, एजिंग लीड्स टू, ये बात है। पूरा किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेकर के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक का ये जो पूरा काल चलता है, ठीक है, इसको हम सीक्वेंस के तहत देखेंगे कि सीक्वेंस में क्या क्या हो रहा है। साइकिल कभी मत कहना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पैदा होने के मरने के तक का जो प्रोसेस है, ये साइकिल सीक्वेंशियल चेंजेस। अब साइकिल कैसे फॉर्म हुई, आपके मरने के बाद आपकी मर हुई बॉडी सेल से तब ऑर्गेनिज्म पैदा होगा आपकी जैसा नहीं पैदा। अब ये काम पहले ही कर शादी ब्याह के बाद प्लांट्स ने भी ये कर दिया। प्लांट जब था अपनी सीड्स गिरा रहा है अपनी जिंदगी में ही, उससे नए पौधे बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक सीक्वेंशियल चेंजेस आ रहे हैं। सीक्वेंशियल चेंजेस क्या है, जरा सा ध्यान दीजिए। सीक्वेंशियल चेंजेस है कि जैसे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, ध्यान दीजिए, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर कंटिन्यूअस हो रहा है डिवीजन। क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन हो रहा है, और इससे क्या बन रहा है बेटा, नया सेल बन रहा है, नया सेल बन रहा है, न्यू सेल। और ये जो ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक सेल से नए सेल का जो बनना होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मेटिक ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। यह है आपका प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल और नया सेल जिस प्रोसेस की वजह से बन रहा है, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से आपका मेरिस्टेमेटिक सेल भी बन सकता है और आपका नया सेल भी बन सकता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ही डिवीजन होगा तब जाकर के नया सेल बनेगा, और कोई प्रिमिटिव सेल होगा उसके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ तो क्या बन गया था, मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया था। इस पहले स्टेप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा जो है जनरली आपके टिप ऑफ द पार्ट पर पाई जाती है, चाहे अपाइकल शूट हो चाहे आपका रूट टिप, ठीक है, वहां पर, यानी कि स्टेम के टॉप पर और रूट के टॉप पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए याद करिए कि आपको मैंने जब सेल डिवीजन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि माइटोटिक डिवीजन का सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ किया जाता है। तो आपने कहा था, आपने क्या सब्सटेंस लिया था, रूट टिप ऑफ अनियन। अनियन के रूट टिप पर हम बहुत अच्छे से जो है सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम देख सकते हैं, स्पेशली मेटाफेजिक स्टेज को, एनाफेजिक स्टेज को वहां पर बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका सेल डिवीजन हुआ बच्चे। सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल का भी फॉर्मेशन होता है, नया सेल का फॉर्मेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल से नए सेल का जो चेंजेस होता है, दैट इज द न्यू सेल इज नोन एज द प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब इस यही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन अब हम करवाएंगे आगे। कैसे करवाएंगे, देखिए, ये नया सेल जो बनना, इस नए सेल का होता है बेटा क्या, इनलार्जमेंट। ये नया सेल का हो रहा है इनलार्जमेंट। अच्छा, ये जो एनलार्जमेंट का प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंशन कह सकते हैं। यह है आपका एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड मटेरियल हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन हुआ, तो क्या हो गया, एनलार्जमेंट हो गया। अब इस एनलार्ज सेल का होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन का हो रहा है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पर दिखेगा इसका कंप्लीट मैच्योरेशन। आफ्टर मैच्योरेशन
इट विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो इससे रिलेटेड होगा वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और जो मैच्योरेशन हो चुका होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, मैच्योर सेल कहेंगे। अब मैच्योर सेल वापस से क्या हो जाता है, ये अब इसका उम्र अगर पूरी हो गई है तो ये जाएगा सेनेसेंस। सेनेसेंस में क्या होता है, एजिंग। सेनेसेंस का मतलब एजिंग, एजिंग का मतलब क्या हो रहा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डेथ। ठीक, सेनेसेंस एंड सेनेसेंस लीड्स टू द डेथ। तो बेटा ये जो देख रहे हो आप, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनना और उसके बाद उसका डेथ होना, उसका मरना, दैट इज द कंप्लीट सीक्वेंशियल चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये लिख लीजिएगा आप। सर लाइफ स्पेन का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जब वो मरता है तो वहीं से उसकी जो है जीवन की नई साइकिल शुरू हो जाती है वापस से, जिस साइकिल के थ्रू वो आया है, जिस सीक्वेंस के थ्रू वो आया है। बहुत आसान भाषा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा साइकिल के रिवर्स में बात करें तो ये होगा कि एक प्लांट बड़ा हुआ, उससे जो सीड निकला उसी सीड से उसी जैसा दूसरा प्लांट आ गया, दैट इज द साइकिल। स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन। मेरी उम्र आई है 85 साल, 90 साल, 200 साल, 500 साल, जो भी है, ये मेरा लाइफ स्पैन। पैरट की उम्र कितनी है, 140 साल। कछुए की उम्र कितनी है, 300 साल। कौवे की उम्र कितनी है, 14 से 15 साल। ठीक है, कुत्ते की उम्र कितनी है, 20 साल। बिल्ली की उम्र कितनी है, 20 साल, 25 साल। इस तरीके से ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है, दैट इज द लाइफ स्पैन। साइकिल अलग है। सर एनलार्जमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लिखा हुआ है। पानी चिंता नहीं करो, खत्म हो जाएगा। खत्म तो होगा। ऑलमोस्ट कह रहा है। चल आ जाओ, आ जाओ। देखो बच्चे, अगर हम कहीं ग्रोथ पढ़ लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंक्रीजिंग मास है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग वेट ऑफ है, इंक्रीजिंग जो है टिश्यू ऑर्गन। दो टाइप की ग्रोथ यहाँ पर, दो क्या कई टाइप की ग्रोथ आप यहाँ पर जो है कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज द रियल ग्रोथ। क्या है रियल ग्रोथ? रियल ग्रोथ जो होती है सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर मटेरियल। ठीक है, एक एक पॉइंट करके लिखिएगा फटाफट जल्दी से, जब तक ज्यादा कुछ है नहीं। एक होती है आपकी रियल ग्रोथ,
रियल ग्रोथ में आप लिखिए कि ये क्या है एक्चुअल में, इट इज द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल। सेलुलर मटेरियल में आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। दूसरा होता है आपका अपेरेंट ग्रोथ। मैंने क्या बताया इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का बनना, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का बनना, ठीक है। अपेरेंट ग्रोथ क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ, जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ का नाम आपने सुना होगा, ऑक्जेंटिक ग्रोथ, सुना है नाम? क्या Yes. होता है ऑक्जेंटिक ग्रोथ बेटा? ये जो हमारा ऑक्जेंटिक ग्रोथ होता है, इसमें सेल का इलॉन्गेशन तो होता है, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होता है। 2 पॉइंट्स हैं इसमें, सेल का इलॉन्गेशन होगा और सेल का डिवीजन नहीं होगा। और एक और ग्रोथ आती है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। इसमें सेल का इलॉन्गेशन नहीं होगा, लेकिन सेल का डिवीजन होगा। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, इसमें सेल इलॉन्गेशन नहीं हो रहा है, जबकि सेल डिवीजन हो रहा है। जैसे टिश्यू कल्चर आप करते हो, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो सेल बन रहा है उसका इलॉन्गेशन नहीं हो रहा है। उन ढेर सारी सेल से आपको ढेर उसका साइज बढ़ा हुआ दिख जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल सेल की बात यहाँ पे करें, इंडिविजुअल सेल की साइज नहीं बढ़ रही, वो क्या है, एज इट इज अपने पहले जैसा ही है। जैसे उसका प्रिमिटिव है, जैसा उसका जो है पेरेंट सेल है, उससे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि एक सेल है, इस सेल से आपको 2 सेल मिले इसी साइज के, फिर इस 2 सेल से आपको फिर ये 2 सेल मिले, और इससे 2 सेल मिले, ये 4 सेल मिले। अब देखिए सबकी साइज क्या है, सेम। इलॉन्गेशन में पर्टिकुलरली क्या होता है, ये जो सिंगल सेल है ये बड़ा होकर कैसा बना ले, तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन प्लस इलॉन्गेशन। तो वही क्या, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ में ये जो दिख रहा है दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और ऑक्जेंटिव ग्रोथ में क्या होता है, सेल का इलॉन्गेशन होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये कौन सा है, ये आपका ऑक्जेंटिव ग्रोथ है, और ये वाला जो दिख रहा है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नाम से सब क्लियर हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ मतलब मल्टीप्लिकेशन से जो ग्रोथ हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन से हमें नया सेल मिलता है, तो सेल की साइज अपने पेरेंट सेल के बराबर होती है। अब ढेर सारा जब अकुमुलेशन हो जाएगा तब आपको बड़ी साइज दिखने लगेगी ना। एक विशाल काय आदमी आया खली के जैसा, वो 3 फीट के बराबर अकेले सीट लेकर के बैठ गया, हम वो बड़ा एक्सपेंडेड आदमी, ठीक है। वही मेरे जैसा दुबला पतला आदमी आया, उस 3 फीट पे 4 को एडजस्ट कर लेगा। तो जो हमने 4 को एडजस्ट कर लिया, तो वो हमारी ग्रोथ कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। और वो खाली अकेले सीट पर बैठ गया इतना बड़ा आदमी, वो ऑक्जेंटिक ग्रोथ है, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। Yes. मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ। तो जो फेज ऑफ ग्रोथ आपने देखा, फेज ऑफ ग्रोथ आपने देखा, ये फेज ऑफ ग्रोथ को समझने से पहले एक बार और मैं दिखाता हूँ। ये देखा है आपने, ये क्या है,
ये रूट है, कैसी मान लेती है रूट, इसके ऊपर क्या है, रूट क्या ये क्या है, रूट क्या है, व्हाट इज द मीन फॉर, क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या है इसका, इसको क्या यहाँ रनिंग कर रही है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो सॉइल इसके ऊपर क्या दिखाता है, फ्रिक्शन दिखाता है कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा अंदर। और ये कहेगा नहीं हम आएंगे, रूट क्या बंद की है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती, बनती, बिगड़ती, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये, आपके रूट टिप को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। 3 जोन आपको दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर, एक जोन ये है, ये जोन नंबर 1, एक जोन आपका ये है, ये जोन नंबर 2, एक जोन ऊपर है यहाँ पे, जोन नंबर 3, ये 3 जोन है। तीनों जोन के नाम क्या क्या होंगे, नंबर 1 पर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर 1 पर हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये आपका कौन सा जोन है बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन है, यह है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, दिस इज द zone of shabash, zone of elongation, and third one is the zone of maturation. ठीक, डिफरेंशिएशन के बाद ही तो मैच्योरेशन आता है ना, that is a zone of maturation, zone of maturation, ये 3 जोन है, इससे आप याद रखिएगा इस बात, ठीक। अब तीनों फेजेस के बारे में हम आपको बता दें क्या क्या होता है। तो जोन ऑफ फॉर्मेशन जो है, या जोन ऑफ फॉर्मेटिव फेज, या फेज कौन सा है फॉर्मेटिव फेज, वो कौन सा होगा हमारा, मेरिस्टेमेटिक वाला होगा, फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है, चीजें यहीं से बन रही है, घर में आप आटा लेकर के आप उससे चाहे रोटी बनाई, चाहे पिज्जा बनाई, चाहे पकौड़ियाँ बनाई, जो मन चाहे वो बनाई, लेकिन लाना था पहले आपको आटा, बेसन लाना था, सॉरी आटा नहीं कह रहा, कुछ भी बनाई, फॉर्मेटिव जोन क्या था, बेसन का लाना, ठीक है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करवा कर मैच्योरेशन में कन्वर्ट करवाना, सब स्टेप बाय स्टेप चलता है, कोई भी चीज आपकी लाइफ से अलग नहीं है, आप अपनी लाइफ से इसके साथ रिलेट कर सकें, बस ईश्वर से यही कामना है कि आपके अंदर इतनी समझ आ जाए, जिस दिन ये समझ डेवलप होगी उस दिन आप डॉक्टर बन गए, फील आना शुरू हो जाएगा, ये मत कहना सर आप क्यों नहीं बने, मेरी फीस अच्छी नहीं, समझ तो आज भी है ना, फीस अच्छी नहीं, सब में नंबर आता था, ठीक है। देखो 3 जोन हम बना रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 फेजेस हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, फेज ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ, पहला जो फेज है दैट इज द फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज को हम बोलते हैं फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, या जो कहाँ पर हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन में हो रहा है, दिस इज द फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन का ये फेज है,
दूसरा जो है आपका वो फेज आपका है फेज ऑफ इलॉन्गेशन। फेज ऑफ इलॉन्गेशन। तीसरा फेज क्या होगा भाई? फेज ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। तीसरा है आपका फेज ऑफ मैच्योरेशन या इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। ये तीन चीजें। फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन में, फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन में जो चल रहा है ये कहाँ पर होगा? ये काम होगा एट द एरिया ऑफ मेरिस्टेम। जहां जहां पर मेरिस्टेम होगा वहां वहां पर काम होगा, यानी कि टिप पर। अपाइकल मेरिस्टेम इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। लेकिन डिवीजन का जो फेज होता है सबसे ज्यादा अपाइकल रीजन पर होता है, और ऑक्सिन का जो एक्यूमुलेशन होता है सबसे ज्यादा अपाइकल रीजन में ही होता है। इसीलिए प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो टिप पर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रांचेस। इसीलिए जो गार्डनर है वो क्या करता है? प्रूनिंग करता है, आपके यहाँ झाड़ियों को ऊपर से छांटना शुरू कर देता है। जब छांटेगा तो उसका अपाइकल मेरिस्टेम खत्म हो जाएगा, तब ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपाइकल रीजन पर ना होकर के लेटरल रीजन में हो जाएगा। तब झाड़ियां जो है, तब वो प्लांट जो है वो झाड़ी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपने पार्क में देखा होगा कि पूरी पूरी एक झाड़ी की दीवार जैसी दिखाई पड़ती है। लोग वहां पर कभी कभी हर्ट बना देते हैं, वो डायनासोर बना देते हैं प्लांट के अंदर ही, मतलब पार्क के अंदर ही। वो जो सिंपल सा प्रोसेस है वो वहां पर क्या है? वहां पर जो है आपके ऑक्सीजन का कमाल है। और वो कमाल किसका है? उस कला का कमाल है जो वहां पर कलाकार गार्डनर है। क्या करता है? बेसिन छांट छांट के क्या करता है? प्रूनिंग करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन का लेटरल जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है और हमारे प्लांट जो है लेटरल साइड से ज्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए देखिए जब प्लांट बहुत तेजी से बड़ा हो रहा होता है तो उसको ऊपर से छांट देते हैं, जैसे बड़े बूढ़े भी करते थे। उनको नहीं पता साइकिल मेडिसिन क्या होता है, दे डोंट नो अबाउट द ऑक्सीजन, वी नो अबाउट द ऑक्सीजन। हम भले इतना प्लांट के बारे में जाने लेकिन पूरी लाइफ गुजर जाती है, हमें एक पौधा नहीं लगा सकती लाइफ। कितने प्लांट्स लगा तुमने आज तक बताओ? सर 20। नहीं ना? हर साल बरसात के सीजन में मैं करीब करीब जो है 150 पेड़ तो लगा ही लेता हूँ। 150 पेड़ लगा लेता हूँ, तो किसी को दिखाता नहीं मैं फेसबुक पे। एक पौधा है उसके पास 1000 पकड़ करके 20 लोग खड़े हुए हैं, हैप्पी अर्थ डे मनाते हैं वो। समझ नहीं होता। स्कूटी में क्या आगे डिग्गी लगी हुई है, आगे क्या डिग्गी लगी हुई है, उसके अंदर छोटे छोटे पौधे ले लिए और ले करके गए साइड में कहीं, पौधे लगा के चले। खास कर जब बर्थडे आता है, बर्थडे पे पेड़ लगा। हम उतने नहीं लगा पाते, जैसे हमारा तो कंसेप्ट ये था कि बच्चा जितनी उम्र का हो जाए उतना पेड़ लगा दो। जितना दिमाग उतनी बात करेगा ना, कैसा नहीं? तो बहुत फेवर कर रहा है। समझ सकते हैं। देखिए बेटा, एरिया ऑफ मेरिस्टेम में जब डिवीजन होगा, ध्यान से समझिएगा, जब ये डिवीजन होगा, डिवीजन से बनेगा क्या बेटा? डॉटर सेल। ठीक है, डिवीजन से बनेगा डॉटर। अभी डॉटर सेल में बना, डॉटर सेल कितना बना? जो भी बना, 2 बना, 4 बना, 8 बना, 16 बना, 32, 64, 128, 256, जितने भी बने, उनमें से कुछ सेल फिर से डिवीजन फेज में जा रहे हैं और कुछ सेल ऐसे हैं जिसने अपनी डिवीजिंग कैपेबिलिटी खो दी। जो सेल्स अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी खो देते हैं, नहीं रहते हैं अपने डिवीजन के फेज में,
उन्हीं सेल का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, इन्हीं का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले क्या होगा, इनका होगा इलॉन्गेशन। भाई एक बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा, तो एक बच्चे को पढ़ा करके IAS बना देंगे, दूसरे बच्चे कहेंगे जा बे पंकज की दुकान पे काम कर, या जा बे बिजनेस जो हमारा खानदानी बिजनेस चल रहा है कपड़ा बेचने वाला, गैराज का काम जो चल रहा है, तुम उसको चलाओ। तो जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी लूज की है वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करने के बाद वो किसमें जाएगा, डिफरेंशिएशन में जाएगा, अपना स्पेसिफिक काम करेगा इसको। अदरवाइज मसले में जो अभी बच्चों वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्योंकि हर किसी के अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, काम करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स क्या होंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, कुछ सेल डिवाइड कर देंगे और कुछ सेल लूज डिवीजन। कुछ सेलों ने क्या कर दिया बेटा, डिवीजन को लूज कर दिया है। ठीक है, इस टाइम पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब फॉर्मेटिव फेज की बात हम करते हैं या सेल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे सेल के अंदर वैक्यूल नहीं होता। क्योंकि वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल एक बड़ा सा जो है स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जो अप्रोक्सीमेटली 90% एरिया को सेल को कवर किए रहता है। तो अभी इसको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने में वैक्यूल का क्या काम है, क्योंकि वैक्यूल उस काम में आता है जहाँ पर फूड का स्टोरेज किया जाता है। अभी स्टोरेज वगैरह काम कौन करेगा, जो डिफरेंशिएट हो चुका होगा, जो मैच्योर हो चुका होगा। लेकिन अभी जो डिवाइडिंग एरिया उसमें है, फेज में है, एक छोटे से बच्चे को क्या जरूरत है पैसा कमाने की जो 8 साल का है, क्योंकि अभी वो डिफरेंशिएट नहीं किया गया ना, तो तुमने ये काम करना है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर इस फेज में जो वैक्यूल है, वो वैक्यूल जो होगा बेटा वो एब्सेंट होगा, वैक्यूल क्या होगा, एब्सेंट होगा। और जिस सेल ने डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर दी है वो सेल जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा फेज ऑफ इलॉन्गेशन। इसमें क्या, वो फेज ऑफ इलॉन्गेशन है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन में पहला ये होता है कि यहाँ पर वैक्यूल का एब्सेंट है। दूसरा, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट यहाँ पर होती है, यहाँ पर बेटा प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो प्रेजेंट होगी। और तीसरी बात कि ये जो आपका सेल है, फॉर्मेशन फेज वाला जो सेल है, द सेल इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म। सेल के पास जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कैसा है, वो ज्यादा है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। जब फेज ऑफ इलॉन्गेशन की बात कर रहे हैं, तो फेज ऑफ इलॉन्गेशन में क्या देख सकते हैं, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एंजाइम, ड्यू टू द एक्सपेंसिव एंजाइम, एक एंजाइम हाइपोथेटिकल एंजाइम है, एक्सपेंसिव एंजाइम की वजह से क्या होता है कि चीजें एक्सपेंड करती हैं। जब चीजें एक्सपेंड करती हैं तो जो सब्सटेंसेस के बीच जो बॉन्ड है, स्पेशली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा तो जो सेलुलोज, अरे यार माइक बंद कर लो, छुट्टे दिन चाय मिलेंगे, माइंड फ्रेश एकदम। क्या ले ये दो रख देंगे, दो बार में पीएंगे, दो ले मतलब दो रख देंगे मेरे भाई ने बराबर। तो चाल लेगी, कह रहा माइक बंद कर, दो ले आइए, चार ले आइए, पता नहीं। चलिए, फेज ऑफ इलॉन्गेशन में पहला पॉइंट है कि जब ये एक्सपेंड करेगा, बेटा देखो ध्यान से समझियो, जब एक्सपेंड करेगा तो ये जो सेल है, सेल में कुछ सेलुलोजिक फाइब्रिल्स का, सेलुलोजिक फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। इस तरीके से ये बना हुआ सेलुलोजिक फाइबर है। तो मैंने बताया कि ड्यू टू द एक्सपेंशन एंजाइम, ड्यू टू एक्सपेंसिव एंजाइम, एक्सपेंशन एंजाइम की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड और सेलुलोजिक फाइबर ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और जब ब्रेक कर जाएगा तो इसके अंदर एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और
दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर दूसरी जो सेल वॉल बनती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, उस सेकेंडरी सेल वॉल का मटेरियल यहाँ पर एडेड होता है, सेल वॉल एनलार्ज करती है, वैक्यूल का फॉर्मेशन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इस फेज में जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मैं फिर से बोल देता हूँ, आप क्या लिख लीजिएगा। मैंने क्या बताया, जब सेलुलोजिक फाइबर का नेटवर्क लूजन अप हो जाएगा, मतलब ब्रेक कर जाएगा, तो नया सेल वॉल मटेरियल इसमें ऐड होगा, न्यू सेल वॉल मटेरियल विल बी एडेड। ठीक है, जिसकी वजह से सेल वॉल का एनलार्जमेंट होगा, वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो फेज होती है वो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ वाली फेज होती है। ठीक है, अब आखिरी में जो आता है आपका फेज ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज द डिफरेंशिएशन। इस पॉइंट में आप लिखिएगा क्या, जो मैं लिख रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फेज ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन में क्या होगा बेटे, होगा इसमें कि स्ट्रक्चरल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन द सेल साइज, increase in the cell size, enlargement of vacuole। अब समझिए, अगर सेल की साइज एनलार्ज हो रही है, मतलब उसके अंदर क्या बन रहा है, वैक्यूल का एनलार्जमेंट भी हो रहा है। वैक्यूल का एनलार्जमेंट होगा तो उसके अंदर की टर्जिडिटी जो होगी वो कम होगी या बढ़ेगी, जाएगी। बढ़ेगी। टर्जिडिटी कम होगी कि बढ़ेगी। सेल टर्जिट कब होती है, पानी ज्यादा, पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेल फूलेगी ना, फूलने का मतलब बड़ी होना ना, बड़ी होने का मतलब एनलार्ज होना, टर्जिडिटी का बढ़ना। टर्जिड है तो स्टोमेटा खुला हुआ, फ्लैसिड है तो स्टोमेटा बंद है। इज इट क्लियर, गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्जिडिटी इंक्रीज एंड टर्गर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। टर्जिडिटी भी इंक्रीज किया है, और तो ये किसमें था आपका, नहीं, ये अभी उसी में चल रहा है, इलॉन्गेशन नहीं बता रहे, वैक्यूलेशन जब हो रहा है। ठीक, मैच्योरेशन में, हाँ ये टर्जिडिटी वाली बात तो हम उससे रिलेट किए थे ना। ठीक है, कोई नहीं। अब ये जो ग्रोथ होती है बेटा वो परमानेंट होती है। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं कुछ मैथमेटिक्स पर। हम बात करेंगे बेटा किसकी, ग्रोथ रेट की बात करेंगे। तो क्या टाइम तो हमारा 10:30 है ना, नहीं 10:30। दिक्कत क्यों, क्योंकि अगर हम हमें छोड़ भी देंगे तब भी अपने आप तक क्लास चालू करेंगे 10:05। कोई सवाल, ग्रोथ रेट कैसे मापते हैं, हम किसी भी, बोर हो रहे हो क्या क्लास में, इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कह रहे थे कि आप जाइए, ये बताओ। अच्छा, दोनों बातों में फर्क है ना।
ग्रोथ को हम मेजर करते हैं पर यूनिट टाइम, जो टाइम हमने पर्टिकुलर देखा है यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। दो टाइप की ग्रोथ है, ठीक है। एक होती है आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ, ये बड़ी मजेदार ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है बेटा? ये अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ये ग्राफ ऐसे दिखाई पड़ता है अरिथमेटिक ग्रोथ का। ये जो दिख रहा है ये क्या है? टाइम। ये टाइम। और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो कौन सा है बताइए? लेंथ। ठीक है, ये क्या है? लेंथ। और यहाँ पर ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है? लीनियर एनलार्जमेंट हो रहा है, लीनियर एनलार्जमेंट। होता क्या है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में जैसे मान लीजिए कि एक सेल है आपका, ध्यान से समझिए, जैसे ये आपका एक सेल, कौन सा सेल है आपका? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, इस सेल के अंदर हुआ डिवीजन होकर के ये बन गया कितना? दो सेल बन गया। क्या बन गया बेटा? ये दो सेल बन गए। इनमें से एक सेल जिसको हमने शेडेड कर दिया, इसने लूज कर दिया अपना डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन नहीं हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो गई। तो मान लीजिए कि ये वाली जो सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो गई। स्पेशल सेल में कन्वर्ट। बाकी ये वाली जो सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 2 जो है स्पेशल सेल में कन्वर्ट होगी। सेल नंबर 1 के अंदर अभी भी कैपेबिलिटी है डिवीजन करने की, तो यहाँ पर तो डिवीजन हो रहा था। अगले स्टेप में हम जाएंगे तो यहाँ पर फिर से जो है आप देखोगे कि ये वाली सेल डिवाइड नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, सेल नंबर 2 डिवाइड नहीं करेगी। फिर से सुन लीजिए, सेल नंबर 2 डिवाइड नहीं करेगी, सेल नंबर 1 डिवाइड करेगा। सेल नंबर 1 डिवाइड करेगा तो आप देखोगे कि सेल नंबर 1 जब डिवाइड करेगा तो ये दो सेल और बना लिया, दो सेल और बना लिया। लेकिन जो स्पेशल सेल है इसके साथ लगी हुई है, और ये स्पेशल सेल क्या कर रही है? इलोंगेट कर रही है। ठीक है, इलोंगेट कर रही है। और ये वाली जो सेल बनी थी, दूसरी वाली जो सेल बनी थी, ये भी क्या हो गई? स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो गई। यस। अब फिर से इस सेल के अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी है इन दोनों सेल के अंदर। इस वाले सेल तो पहले ही खत्म थी, ये वाला जो स्पेशल सेल बना है इसके अंदर भी खत्म हो गई। यस। आगे स्टेप में क्या होगा? आगे स्टेप में फिर से आप देख लीजिए, ये वाली सेल वापस से जो है, ये वाली जो सेल देखिए इसमें डॉट हमने बनाया है, ये वाली सेल वापस से डिवाइड करेगी। क्या बना लिया बेटा? इसने दो सेल बना लिया। बाकी ये वाली जो दो सेल थी वो पहले से अवेलेबल है यहाँ पर, ये अब इनमें जो दो नई सेल बनी थी इस वाली सेल से, इनमें से ये जो दूसरी सेल है ये स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गई, और ये वाली सेल वापस से डिवीजन में जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, सेल का डिवीजन भी हो रहा है और स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, सेल का इलॉन्गेशन भी हो रहा है। समझ गए आप? यस। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ होती है वो इस टाइप की ग्रोथ होती है, लीनियर ग्रोथ आपको दिखाई पड़ता है। ये वाली सेल क्या करेगी बेटा? ये वाली सेल डिवाइड करेगी, ये वाली सेल आपकी डिवाइड करेगी। ठीक, ये काम कहाँ पर होता है? रूट एंड शूट इलॉन्गेशन। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल है रूट एंड शूट elongation, root and shoot elongation।
कॉन्स्टिट्यूट इलॉन्गेशन। ठीक है, इसको फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएंगे हम, बताइए। एल टी इज इक्वल टू क्या होता है? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। इस फॉर्मूले पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं क्या? नहीं, सीधा यही पूछता है। ठीक है, सीधा ही आपसे सवाल पूछता है। यहाँ पर जो आपका है एल नॉट, क्या होता है ये एल नॉट? Lag phase. एल नॉट क्या है आपका? इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ एल नॉट आपका है इनिशियल ग्रोथ। दिस इज द एल नॉट इज द इनिशियल ग्रोथ। ठीक है, एल टी क्या है? लेंथ एट द टाइम टी। ठीक है, Yes. एल टी क्या है? लेंथ एट टाइम। आर और टी क्या है बेटा? बताइए, आर क्या? ग्रोथ रेट या इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। और आपका टी क्या है? टी हमेशा टाइम। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, Yes. ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाई, दो में से एक सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होकर जिसके अंदर डिवीजन नहीं होगा, उसके अंदर इलॉन्गेशन होगा, फिर आगे चल करके मैच्योरेशन में जाएगी, डिफरेंशिएशन में जाएगी। बाकी तो जो दूसरी एक सेल बची हुई थी जो जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, उसने दो नए सेल बनाए। जब उसने दो नए सेल बनाया तो उसमें से जो दूसरा वाला है वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गया, और पहले वाला तो पहले से था ही। फिर उसके बाद ये वाला फिर से दो में बनाया। बहुत ईजी है, डायग्राम हमने आपको दिखाया है, और व्हाइट और ब्राउन के बेस पर। ठीक, तो कल की क्लास जब हमारी होगी, कल की क्लास में हम आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ बताएंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, पत्ती का ग्रोथ कैसे होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटी सी पत्ती बड़ी कैसे हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हार्मोन्स के बारे में। लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से निमोनिक्स हैं जिसकी वजह से आप आसानी से पूरे हार्मोन के फंक्शन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की बेसिक इतना ही। हम लोग कल आपसे फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम। Thank you. और एक चीज,